चलने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ रही है अपनी। जी जी, लेकिन अब जब हमें उठना है तो किसी न किसी को अपने साथी को लेकर चलना पड़ रहा है। आपके नेतृत्व में कमी है, आपके विपक्ष में कमी। देखिए, राजनीति है, हिंदुस्तान की राजनीति हो या किसी और देश की राजनीति हो, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ताजा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने आपकी पूरी सरकार को हिला डाला। जनता इसका खुद जवाब देगी कि सिंधिया जी ने क्या किया, अब उनके साथ जनता क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना आफिक कुरैशी हिंदुस्तानी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं और इस बार मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य इदरीस अहमद साहब। और हम बात आज जिस मुद्दे पर करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार का चुनाव, यानी कि पिछले कुछ दिनों से बल्कि महीनों से जो सुगबुगाहट सियासत की गलियों में चल रही थी वो आज आखिरकार आकर थम गई है। एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं, कई एग्जिट पोल देखे गए और एग्जिट पोल के मुताबिक गठबंधन की सरकार इस वक्त बनती दिखाई दे रही है। हालांकि रिजल्ट जब आएगा, जब पता लगेगी कि क्या माहौल बना है और बिहार की जनता ने किसको अपने सर का ताज जो है वो दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे सीधा और तेज। आपकी कांग्रेस की पार्टी जो है पिछले कुछ दिनों से गायब नजर आ रही है, अब नींद से जाग गई है या फिर अभी भी सिर्फ थोड़ा सा गोली खाकर होश कुछ आया है, आगे फिर सो जाए? बहुत बहुत शुक्रिया अफी साहब, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल पर मुझे मौका दिया बोलने का। जैसा कि आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है बहुत अपना रवैया ठीक से नहीं रख पा रही है या कहीं नज़र नहीं आ रही है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो हमारे पिछले चुनाव हुए हैं, चाहे वो राजस्थान में हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ है, चाहे आपके महाराष्ट्र में हुआ है, और इससे पहले एक चुनाव और हुआ था आपका छत्तीसगढ़, तो वहाँ हमने बहुत अपनी वापसी की है और सरकारें बनाई हैं। वो अलग बात है कि डॉक्टर साहब कामयाब कोई भी सरकार नहीं है। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, और अब देखा जाए तो बिहार में भी अगर आप जा रहे हैं तो गठबंधन के साथ में जा रहे हैं, यानी कि आपको जो है चलने के लिए बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है अब भी। जी जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है कि हम पिछले जो हम देख रहे हैं लगभग यूपी में तो हम बहुत दिन से नहीं हैं सरकार के अंदर, बिहार में भी नहीं हैं और प्रदेश में भी नहीं हैं, लेकिन अब जब हमें उठना है तो किसी न किसी के अपने साथी को लेकर चलना पड़ रहा है और उसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। हमारा जो वोट परसेंटेज है बिहार में आप देखेंगे, जैसे एग्जिट पोल अभी आया है और 10 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है और हमारी जो लोकप्रियता है राहुल गांधी के लिए वो भी बढ़ रही है। राहुल गांधी के लिए लोकप्रियता आपकी बढ़ रही है, चलिए ठीक है, आपकी बातें मान ली, लेकिन आखिर वो पार्टी जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसको कहा जाता है, उसको बैसाखी की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? कमियां कहाँ पे हैं? आपके नेतृत्व में कमी है, आपके विपक्ष में कमी है, या फिर आपके जो नेता हैं जो बार बार इधर उधर जो अपना पाला बदल रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ बिक रहे हैं, या उनकी कमी है? देखिए, राजनीति है, हिंदुस्तान की राजनीति हो या किसी और देश की राजनीति हो, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वक्त है और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये एक चक्र है। आज हमारे अगर जो हम विपक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम सत्ता में 2024 में वापसी ज़रूर करेंगे हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर। सीधा सवाल आपसे ये है कि आप जिन पार्टियों को अभी अपने साथ लेके चल रहे हैं, कभी न कभी वो बीजेपी के साथ हुआ करती थी, या फिर आगे भविष्य में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आपका दामन छोड़कर वो बीजेपी के साथ जुड़ रही हैं? सबसे ताज़ा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने आपकी पूरी सरकार को हिला डाला और जो आपके सबसे बड़े प्रचारक थे, सबसे बड़े नेता जो है राहुल गांधी के बाद में कद के नेता थे, वो आखिर ऐसा अगर कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें कैसी देखने को मिलेंगी? इस बात को ये जनता बताने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि उपचुनाव हुआ है, इसका रिजल्ट आने दीजिएगा, जनता इसका खुद जवाब देगी कि सिंधिया जी ने क्या किया, अब उनके साथ जनता क्या करेगी। क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया था वो कांग्रेस पार्टी को दिया था, ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को। बाकी जो विधायक सिंधिया जी के साथ में गए वो कांग्रेस पार्टी के जीते हुए नहीं थे, वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के जीते हुए विधायक थे, और अब जो विधायक जीतेंगे वो भी कांग्रेस पार्टी के। फिर सिंधिया जी के साथ जाने का मतलब क्या? देखिए, मतलब मैंने बताया कि एक परिवार होता है, परिवार में मनमुटाव हो जाते हैं। अब वो मनमुटाव कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि भाई आप देखते हैं फैमिली के अंदर बेटा बाप से अलग हो जाता है, बेटी जो है माँ से अलग हो जाती है, कई बार आपने देखा है भाई भाई से अलग हो जाता है। तो ये तो एक नियम है कि कभी किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो अलग होने का बीड़ा उठाता है, तो उन्होंने उठा लिया, वो हो गए, हमें कोई शिकायत नहीं है। चलिए मैं बिहार की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तेजस्वी यादव ने इतना सारा माहौल जो है क्रिएट किया,
आपके स्टार प्रचारक जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे, लगातार वो वहाँ पे रैलियाँ कर रहे थे, लोगों को जो है लोगों से बात कर रहे थे। लेकिन इतनी सारी रैलियों के बाद में, इतने प्रचार के बाद में और इतना शोर शराबे के बाद में आप 120 के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं, वो भी एग्जिट पोल में। एग्जैक्ट अमाउंट क्या रहेगा, एग्जैक्ट आपकी सीटों का नंबर क्या रहेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी खाली 120 तक, एनडीए 116 के आसपास में है। देखिए, जब आपने देखा शुरू हुआ ये बिहार का, तो गठबंधन को तो ये अभी 100 भी सीट नहीं दे रहे थे, आपने खुद देखा होगा। इन्होंने 65 से लेकर 85 सीट तक जीती। अब आते आते चुनाव का अंतिम चरण आज पूरा हुआ है, आते आते इन्होंने 120 तक ले गए हम लोगों को, गठबंधन को। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि या तो पहला सर्वे ठीक नहीं था इनका, या अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 120 से ऊपर जाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब चुनाव शुरू होता है उस वक्त माहौल और होता है, जैसे जैसे चुनाव बढ़ता है तब माहौल बन जाता है और बन जाता है। अब आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन की जहाँ जहाँ रैलियाँ हुई हैं वहाँ पर भीड़ एक निकली है, एक मतलब बदलाव के लिए भीड़ निकली। और आपने राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की भी रैली देखी, और आपने मोदी जी और नीतीश जी की रैली देखी, उसमें देख लो भीड़ किसके पास ज़्यादा थी। हालांकि कोरोना काल था, हम इसके कहते हैं कि भाई एज ए डॉक्टर होने के नाते से कोरोना काल में इतनी भीड़ होनी भी नहीं चाहिए। अगर वो भीड़ जमा भी आप कर रहे हैं तो कोविड के जो नियम हैं उनको लागू करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग का, सरकार का जो भी था प्रोग्राम, उनको इलेक्शन कराना था वो कराया। लेकिन उस भीड़ ने ये संदेश दिया कि यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनने वाली है और जो 15 साल से जो राज चल रहा था वो ख़त्म होने वाला। डॉक्टर साहब, प्रियंका गांधी का क्या रोल रहा है अभी हाल ही के दिनों में? देखिए, प्रभारी हैं वो, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी हैं और महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो उन्होंने एक तरह से, मतलब आपके कहने का मतलब ये प्रियंका के आने के बाद में कांग्रेस के अंदर जान आई है? जी, जान आई है। उत्तर प्रदेश पर उनका पूरा फोकस है और उत्तर प्रदेश के लिए वो हर मतलब कोई भी घटना घटित होती है उसको संज्ञान में लेती हैं और योगी सरकार से उसका जवाब मांगती। सीधे तौर पे ये कहा जाए, राहुल गांधी के अंदर वो काबिलियत नहीं थी जो प्रियंका गांधी जी के अंदर है। देखिए, जहाँ तक काबिलियत की बात, तो देखो हर आदमी की अपनी अपनी अलग होती है। ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी में काबिलियत नहीं थी या नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक मतलब पूरे देश को देखते हैं। लेकिन प्रियंका जी को जो दिया है वो उत्तर प्रदेश। अभी जो मामला हाथरस का चल रहा था, वहाँ पे दोनों आपके लीडर जो है पार्टी के बड़े, वो जा रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ था, हंगामा बहुत बरपा कांग्रेस ने वहाँ पे। रास्ते में जीप में जब जा रहे थे या गाड़ी में जब जा रहे तो हंसी के ठहाके वहाँ पे देखने को मिले। तो ये मजाक के माहौल में चल रहे थे या फिर वाकई वहाँ पे जो है जिस लड़की के साथ में, जिस पीड़िता के साथ में नाइंसाफ़ी हुई तो उसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे? अगर इंसाफ की लड़ाई थी तो हंसी क्यों, और हंसी तो फिर नाटक क्यों? जहाँ तक हंसी की बात है, मैंने तो हालांकि वीडियो देखा नहीं है। और आदमी जब अपने घर से निकलता है किसी काम के लिए तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो एक गमगीन माहौल में अगर तो जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको किसी बात को हंसी नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके पास वही बात नहीं है, और भी सारी बातें होती हैं, दुनियादारी भी होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी बात को लेके कोई हंसी आ गई होगी तो, लेकिन उससे नहीं है कि भाई पीड़ित के लिए जा रहे थे तो हंसते हुए जा रहे थे, ऐसा नहीं है। किसी और बात पर हंसी आ सकती है कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इस बात को मैंने तो देखा नहीं है वीडियो पर कौन सी वायरल हुई है। तो आपने फिर हाथरस ही की? हाथरस में भी गई हैं, उसके अलावा जहाँ जहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार हुआ है वहाँ पर भी गई हैं। आपने देखा होगा बिजनौर भी वो गई हैं, आपने देखा मुरादाबाद में भी गई हैं। और जहाँ जहाँ मतलब लोगों के साथ में घटना घटित हुई है, अत्याचार हुआ है, प्रियंका गांधी लगातार जाने का काम कर रही हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं यूपी के, अजय कुमार लल्लू, लगातार जा रहे हैं, चाहे वो किसी दलित की बेटी का हो, चाहे किसी पंडित की बेटी का हो, चाहे किसी पत्रकार की हत्या का मामला हो। उन्होंने सदन के अंदर भी मामला उठाया है और सड़क पर भी उठाया है। चलिए खैर डॉक्टर साहब, बहुत नेशनल लेवल की राजनीति की बात कर ली, अब आप पे आ जाते हैं सीधे सीधे। आपका जो इलाका पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप राजनीति में कितने एक्टिव चल रहे हैं? आपका जो एक काफिला जो पिछले दिनों में देखने को मिला था कि लंबी लंबी कतारें आपके पीछे लोग चलते थे, वो कुछ अब नदारत से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि राजनीति से आप थोड़ा सा अपने आप को साइड कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ बैक स्टेप ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी हमारे यहाँ चुनाव हुआ है, उपचुनाव बुलंदशहर के अंदर। पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हुई थी और सब लोगों ने मिलकर इलेक्शन लड़ाया है। हम भी उसमें गए हैं, जो बुलंदशहर के लीडर थे सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी जहाँ तक बात है राजनीतिक
जो माहौल अभी बनता है 2022 में चुनाव होना है, तो धीरे धीरे ये 21 के बाद थोड़ा सा एक्टिवनेस ज़्यादा आ जाएगी। और जहाँ तक मुद्दे हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन की बात हो, किसी बात को लेके हो, हम लोगों ने किया है और हमने कराई भी हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर हम लोग बहुत एक्टिव रहे, लोगों को उनके घर पहुंचाने में मदद की है, उनको खाने पीने की जो समस्या आ रही थी उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से वॉलंटियर लेवल पे किया है, खाने का इंतज़ाम किया है, पानी का उनका इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया। तो ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा सा यही है कि कोविड होने की वजह से थोड़ा सा मैं अपने आप से कहूँ, अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से थोड़ा सा अपने आप को एक तरह से आइसोलेट कर लिया। चलिए, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपने बिहार की राजनीति की बात करी, हमने उत्तर प्रदेश की बात करी, अब जो माहौल बन रहा है, बीजेपी लगातार जिस तरह से राज्य पे राज्य जीते जा रही है और सत्ता में भी इस वक्त वही है देश के अंदर, आप किस तरह से अपने आप को जो है वापस लेके आने वाले सत्ता में? आपकी रणनीति क्या? जल्दबाजी है लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा, पीएम के लिए चेहरा कौन सा? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दोनों में से? देखिए, पीएम का चेहरा अभी तो, क्योंकि चुनाव अभी 2024 का काफ़ी दूर है और पीएम का जो फैसला होता है वो संसदीय जो समिति है वो करती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आपकी पसंद? हाँ, मेरी पसंद राहुल गांधी ही है। पहले भी राहुल गांधी थे मेरी पसंद, आज भी राहुल गांधी है जी। और रही बात, आपने एक बात कही कि आप राज्य से एक राज्य हारते हुए जा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अब जो जितने इलेक्शन हुए हैं हम हारे नहीं हैं, बल्कि हमने सरकारें बनाई। नहीं, आपने ठीक है, आपने सरकारें बनाई है, आपने सरकारें बनाई है गठबंधन के साथ में, आपने अलायंसेस किए हैं। अगर आप वो नहीं करते तो आप कहीं पर भी नजर नहीं आते। देखिए, सही अलायंस नहीं करते। जो आप मुझे बताइए, जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें कितनी सारी पार्टियां अलायंस किए हुए हैं? नहीं, वो ठीक, 52 या 53 पार्टीज हैं, तो इन लोगों ने अलायंस किया है। अगर तो हम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ठीक है। आप आज जो हिंदुस्तान की राजनीति का दौर आ गया है वो अलायंस पे आके टिक गया है, तो उसमें हम मतलब आगे आप जो चुनाव लड़ेंगे 2024 में, तो आप अलायंस के ही बलबूते पे लड़ेंगे। 2000 नीति क्या होगी अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। अभी उस बारे में कहा नहीं जाता कि अलायंस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और अलायंस करना मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। अब से पहले भी यूपीए की सरकार 10 साल रही, तो उसमें भी छोटी छोटी पार्टियां थी, तो उसमें तो और बहुत अच्छा विकास होता है। जो हमारी पार्टियां होती हैं प्रदेश के अंदर होती हैं, जो सत्ता में है या सत्ता से बाहर भी हैं, उनका अगर तो हमें सपोर्ट मिलता है तो उन राज्यों को फ़ायदा ही मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। मेरे साथ डॉक्टर इदरीस अहमद साहब थे, जो कि कांग्रेस की रणनीति के बारे में बात की, इलेक्शन के बारे में बात की, बिहार के बारे में बात की, लॉकडाउन में किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, वो तमाम चीज़ें बता रहे थे। लगातार हम अपने विचार ऐसे ही आपके सामने रखते रहेंगे, लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें इनकरेज कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और लगातार आप देखते रहिए अफी कुरैशी क्रिएशन। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।